hello, and welcome to your favorite channel that is Unacademy ICSE 9th and 10th। मैं पल्लवी द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ऐसा चैप्टर जिसका नाम सुनकर आप नर्वस हो जाते हो, है कि नहीं? नर्वस हो जाते हो, प्लस आप नर्वस भी इसी चैप्टर की वजह से होते हो क्योंकि आपका जो ये नर्वस सिस्टम है वो सही से फंक्शन कर रहा है, ठीक है? तो अब ये नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है कि आपको नर्वस कर दे रहा है, ठीक है? इस नर्वस सिस्टम की नर्वसनेस को ठीक करते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज नर्वस सिस्टम इन द सीरीज ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। इसके पहले हमने कंप्लीट किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम और आई नो यू आर ग्लैड अबाउट, यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट स्टडिंग द चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो भी आ जाएगा, इस हफ्ते ही आ जाएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द नर्वस सिस्टम। नाउ व्हाट इज नर्वस सिस्टम? देखो, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे कह सकते हैं एक्टिविटीज हो रही हैं, प्लस हम खुद भी उसके साथ साथ एक्टिविटीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे पेन को होल्ड कर रही हूँ, पेन से लिखूंगी, प्लस अपना दिमाग भी चला रही हूँ और आपके बारे में सोच रही हूँ कि हाँ, स्टूडेंट्स को कैसे ये चैप्टर समझ में आना चाहिए, कैसे वो समझेंगे। तो कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, प्लस मेरे हाथ पैर भी साथ साथ हिलते रह रहे हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है ये कोऑर्डिनेट हो रही हैं एक साथ, मतलब हो पा रही हैं सही से। दैट इज बिकॉज ऑफ our tremendous and excellent system that is nervous system। देखो, हमारी बॉडी में हर काम के लिए कह सकते हैं एक सिस्टम बन रखा है। सोच विचार करने के लिए है नर्वस सिस्टम, बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी है नर्वस सिस्टम, ठीक है? मतलब मस्कुलर सिस्टम भी आप बोल सकते हो, बट अभी तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? डाइजेशन के लिए है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए है एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पायर करने के लिए है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? तो हर चीजों का जो कह सकते हैं बैलेंस बना हुआ है, हर चीजों के लिए आपका डिविजन ऑफ लेबर हुआ है। बट इन सारे ही ऑर्गन्स को कह सकते हैं एक तरह से कंट्रोल कर रहा है कौन? आपका नर्वस सिस्टम। अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर दे तो आप तो कुछ भी नहीं कर, सारे बॉडी ऑर्गन्स वेस्ट है, बॉडी कोमा में है कि नहीं? ठीक है? तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है उसमें, आई विल मेक श्योर कि आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं हो। सो द ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल बॉडी दैट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज इज द नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द नीड? देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स इतने सेल्फिश होते हैं ना, हमारी बॉडी में या फिर हमारे आसपास ऐसी कोई चीज नहीं होती ना जिसका कोई काम ना हो, ठीक है? तो नर्वस सिस्टम का तो बहुत ही बड़ा काम है। क्या काम है देखते हैं। हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। नेक्स्ट, ट्रांसमिट्स मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, मुझे क्या जरूरत थी ये अंडरलाइन करने की, मेरे ब्रेन ने मेरे को मैसेज किया कि अंडरलाइन करो, तभी बच्चों को पता लगेगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो ब्रेन ने मेरे हाथ को मैसेज भेजा ना और मैंने अंडरलाइन किया, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो वो क्या करता है? आपका ब्रेन और बॉडी के बीच में मैसेजेस का ट्रांसफर ये कौन कर रहा है? आपका नर्वस सिस्टम कर रहा है। इनेबल्स क्विक रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। व्हाट इज स्टिमुली? वी विल जस्ट कम टू इट इन फ्यू सेकेंड्स, ओके? रेगुलेट्स वाइटल फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन। मैंने बोला ना कि हमारे और भी जो सारे ऑर्गन सिस्टम्स है उनका भी फंक्शन रेगुलेट कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो ये तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम हो गया। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे होते हैं, बट दिस इज दी प्राइम वन। कंट्रोल्स बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब वो एक्शन जिस पे आपका कंट्रोल है प्लस नहीं भी है, वो दोनों ही कंट्रोल कर रहा है आपका नर्वस सिस्टम। हेल्प्स इन थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। मैं पढ़ा रही हूँ, तुम समझ रहे हो, ये सारा प्रोसेस हो रहा है बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो दीज आर द नीड्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। पॉइंट्स में मैंने लिखा है यहाँ पे। Now, before diving into the chapter, let's learn some quick terms which we will be later on encountering in the chapter। कुछ terms के बारे में हम पढ़ लेते हैं, कुछ terminologies जिनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। अभी मैंने बताया कि stimulus, what is stimulus? देखो, मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टूडेंट है भव्या, तो मैंने भव्या का नाम लिया, तो भव्या के दिमाग में तुरंत से बोला मैम ने मेरा नाम लिया, ऐसे उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आई, हाँ मैम, उसने रिस्पॉन्स दिया। तो ये क्या है? एक तरह का चेंज है। तो एक ऐसा चेंज आपकी इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल या इंटरनल, जो कि आपसे एक रिएक्शन प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से आप एक रिएक्शन प्रोड्यूस करो, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस इज एनी चेंज और सिग्नल इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, वो इतना ताकतवर है कि आप उसके खिलाफ रिएक्शन दे रहे हो, ठीक है? आप उसके खिलाफ रिएक्शन दे रहे हो, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। इट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है? हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वही इन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और फिर एफेक्टर्स, मतलब कि एफेक्टर्स भी हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? जिसके बदले में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। और ये रिसेप्टर्स आपके 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ना,
आईज, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग, इनमें आपके वो रिसेप्टर्स जो है लगे होते हैं। अब जैसा कि हमने जाना स्टिमुलस, तो उसके बदले में क्या आएगा आपका रिस्पॉन्स। नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस। अब उस स्टिमुलस के बदले जो आप रिएक्शन दे रहे हो उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। मतलब आप जवाब तो दोगे ना, किसी ने आपको गाली दे दिया तो इतने तो महान हो नहीं गांधी जी के जैसे कि हाँ चुपचाप सह लिए और वो कर दिए, लेट गो कर दिए, ऐसा तो हो नहीं, रिएक्शन दोगे। वो गाली क्या थी आपके लिए? स्टिमुलस थी। मतलब बहुत ही वाहियात सा एग्जांपल है बट आई एम गिविंग इट। कोई किसी ने आपको गाली दी तो वो क्या था आपका? स्टिमुलस था। आपने रिएक्शन दिया, बदले में आपने एक गाली दी या फिर कोई बुरा वर्ड बोला, वो क्या था आपका? रिस्पॉन्स था। ठीक है, नर्वस सिस्टम काफी एक्टिव हो गया उस टाइम पर। ठीक है, और इट्स बॉडी पार्ट्स एक्ट और बिहेव आफ्टर डिटेक्टिंग अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। उसने आपका दिमाग हिलाकर रख दिया होगा बिल्कुल, तो एनवायरनमेंट में आपके चेंज आ गया। अब एक अच्छा सा बायोलॉजी का एग्जांपल देखते हैं, वो है पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम आफ्टर टचिंग समथिंग हॉट इज रिस्पॉन्स टू द हीट स्टिमुलस। अब देखो कोई गर्म सा पॉट होता है, फॉर एग्जांपल ये पॉट है, गरम है तो मैंने इसको छुआ, तुरंत अपना हाथ हटा लूंगी, तो ये आपका मैसेज तुरंत ऑन द स्पॉट आपके ब्रेन के पास गया। ठीक है, और आपने क्या किया? अपना हाथ खींच लिया। तो ये क्या है आपका? आपका एक तरह का रिएक्शन है टू हॉट स्टिमुली, मतलब हीट प्रोड्यूस करने वाली इन्वायरमेंट से अपने अपने आप को, हाथ को हटा लिया। ये आपका रिस्पॉन्स था। नेक्स्ट है इम्पल्स। अब जैसा मैंने बताया कि सिग्नल या स्टिमुलस, अब ये सिग्नल और स्टिमुलस क्या हो रहा है? आपके रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, फॉर एग्जांपल मेरे हैंड ने रिसीव किया और इसको भेजा मेरे ब्रेन तक। अब ये जिस फॉर्म में मेरे ब्रेन में ये मैसेज, ये सिग्नल ट्रैवल कर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? इम्पल्स। उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। A nerve impulse is an electrical message or signal that passes along a nerve cell when it is stimulated. It carries information from receptors to the brain or spinal cord and then to effector organs. ठीक है, अब मैंने छुआ, मुझे गर्म फील हुआ, तो ये मैसेज तुरंत मेरे ब्रेन को गया। अब ब्रेन ने क्या किया? उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया और मुझे बताया कि अब क्या करना है तुमको, रिस्पॉन्स देना है। तो वो रिस्पॉन्स वाला सिग्नल वापस आएगा। मतलब बेसिकली सिग्नल जो है मेरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है। अब वो ट्रैवल कर रहा है नर्व सेल्स के अंदर। पूरी बॉडी में आपके नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन नर्व सेल्स में इंफॉर्मेशन जो है इम्पल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है, ये कह सकते हैं कि हाँ चार्जेस का बैलेंस यहाँ पर होता है। तो इलेक्ट्रिकल मैसेज के फॉर्म में आपका इम्पल्सेस जो है, जिस फॉर्म में आपके सिग्नल या स्टिमुलस ट्रैवल कर रही है, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। द इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम योर फिंगर टू द ब्रेन व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ लिया हमने। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स वो सेल्स होते हैं आपके सेंस ऑर्गन्स पर या फिर आपकी बॉडी पे, जो कि स्टिमुलस को सेंस कर रहे हैं, मतलब कि सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। पहले के जमाने में जैसे एंटीना होता था ना, एंटीना जो कि सिग्नल को रिसीव करता था और फिर हम टीवी देख पाते थे, वैसे ही हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं। उन सेल्स को ही हम कहते हैं रिसेप्टर्स। द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स व्हिच ऑन रिसीविंग द स्टिमुलस सेट अप अ वेव ऑफ इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये रिसेप्टर्स सिग्नल को रिसीव करते हैं और सीधा भेज देते हैं किसके पास? हमारे ब्रेन के पास। इतना सिंपल सा इनका काम होता है कि सिग्नल रिसीव करना और ब्रेन के पास भेज देना। उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। अब इसके बाद आते हैं, अच्छा टाइप ऑफ रिसेप्टर्स भी देख लेते हैं। पहले है फोटो रिसेप्टर्स, वो जो क्या करेंगे? आपकी लाइट को डिटेक्ट करेंगे, तो बेसिकली देखने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके आईज में प्रेजेंट होंगे। आईज में भी रेटिना पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपके फोनो रिसेप्टर्स, या फिर हम इनको बोल सकते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, जो कि आपको सुनने में मदद करते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके ईयर्स में प्रेजेंट होंगे। फोनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन दी ईयर्स। नेक्स्ट है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये क्या कर रहे हैं? आपके स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हैं, आपको स्मेल करने में ये हेल्प करते हैं। ये रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं नोज में। नेक्स्ट है गस्टेटरी, आप इसको याद कर लेना। गस्टेटरी थोड़ा सा आपका टेस्ट से मैच कर रहा है ना ये वर्ड, तो ये आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके टंग पे, बिकॉज टंग इज द ऑर्गन व्हिच हेल्प्स इन टेस्टिंग। नेक्स्ट है थर्मो रिसेप्टर्स। अब आपको टेम्परेचर में चेंजेस, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो कहाँ फील हो रही है? स्किन पे फील होती है ना आपको, तो ये वाले रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होंगे कहाँ पर? आपके स्किन पर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है टेक्टाइल रिसेप्टर्स, जो कि टच या फिर प्रेशर को, टेक्टाइल मतलब टच या प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके स्किन पर प्रेजेंट होंगे। दिस दिस पेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे आपके मैच द फॉलोइंग या फिर 1 मार्क क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान से आप पढ़ लेना। ठीक है, ट्रिक्स के थ्रू याद कर लेना कि फोन है, कान से सुनते हो, कान पे लगाते हो, तो ईयर्स में प्रेजेंट होगा। गस्टेटरी मैंने बताया, गस्ट इज समवॉट, गस्टेटरी इज समवॉट
कह सकते हैं राइमिंग विथ द वर्ड टेस्ट, तो आपके टंग पे प्रेजेंट होगा। ऐसे कर करके इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट है, अब देखो रिसीव कर लिया सिग्नल को, अब क्या करना है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। अब रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गन्स, उनको हम बोलते हैं एफेक्टर्स, ठीक है। एफेक्टर्स आपके दो तरह के होते हैं, दो ही होते हैं आपकी बॉडी में मेनली, वो होते हैं मसल्स और ग्लैंड्स। मसल्स और ग्लैंड्स के, जब आपका ब्रेन जो है रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, फिर जब उसको प्रोसेस करके अब आपको उसको रिस्पॉन्स देना है, तो वो करता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स। कैसे? मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे टू प्रोड्यूस मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो आपको अब उसको रिमूव करना है। ब्रेन ने कहा आप हाथ हटा लो, तो हाथ हटाओगे तो ब्रेन तो नहीं ना आगे हटा रहा है, आपका जो हाथ है यही मसल्स ही तो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करे, तभी तो मूवमेंट होगी ना, तभी तो मूवमेंट होकर के आप रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो यहाँ पर मसल्स क्या हो गए आपके, एफेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है आपके ग्लैंड्स। ग्लैंड्स बेसिकली आपकी जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रही है, फॉर एग्जांपल कुछ खा रहे हो टेस्टी सा, तो ब्रेन इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसको डाइजेस्ट कराना है, इसको खाना है अच्छे से, ये चीज अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है, इसको खाना है। तो क्या होगा, आपके ग्लैंड्स जो है वो वाले हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे जो कि डाइजेशन में प्रॉपर हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, सैलिवरी ग्लैंड्स जो है सिक्रेट करती है सलाइवा व्हेन फूड इज प्लेस्ड इन द माउथ। जब आप खाना मुंह में डालते हो तो सलाइवरी एमाइलेज जो है आपका सलाइवा से रिलीज होता है, जो कि हेल्प करता है खाने को डाइजेस्ट करने में। तो दो जो आपके मेन इफेक्टर्स होते हैं वो होते हैं मसल्स एंड ग्लैंड्स। इस पर भी आपकी बोर्ड्स में 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वाटर इफेक्टर्स, या फिर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो प्लीज ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज द न्यूरॉन्स। जैसे आपकी बॉडी में सेल्स है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, वैसे ही कह सकते हैं नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो होता है आपका न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से ही मिल मिलकर आपका नर्वस सिस्टम पूरा बना होता है। आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी ऑर्गन्स एंड अ लॉट ऑफ नर्व्स, ठीक है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, इससे मिलकर ही बना होता है। और ये क्या कर रहे हैं आपके, अभी हमने पढ़ा क्या होते हैं, इंपल्सेस होते हैं। इंपल्सेस आपके नर्व न्यूरॉन सेल्स में ही ट्रैवल करते हैं। तो जिनका काम होता है नर्व इंपल्सेस को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बेसिकली क्या करना है, पूरी बॉडी में ये उसको कह सकते हैं संचार करते हैं, ठीक है। मैसेज को फैलाते हैं, पहुंचाते हैं पूरी बॉडी तक, ठीक है। सिग्नल को ट्रैवल कराते हैं, इंपल्स को बेसिकली ट्रैवल कराते हैं, ठीक है। इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड डिफरेंट बॉडी। ब्रेन जो है आपकी बॉडी पार्ट्स को से कम्युनिकेट इन्हीं सेल्स के थ्रू कर पाता है, ठीक है। ये सेल्स जो है दौड़ते रहनी है आपकी बॉडी में, यही इसको वो करते हैं। अब तो देखो, आपका जो न्यूरॉन होता है उसका स्ट्रक्चर काफी आप सब इससे बहुत रूबरू हो गए, आप सब इससे काफी फेमिलियर हो गए, इस स्ट्रक्चर से। काफी सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये आपकी हो जाती है पूरी, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ये है आपका सेल बॉडी। ये क्या है आपके, ये वाले स्ट्रक्चर, ये है आपके डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स देख रहे हो आप, ऐसे निकले निकले से स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके सिग्नल को रिसीव करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक है। अब मैं ऊपर ऐसे एंटीना लगा लूं और मैं सिग्नल को रिसीव करूं, ठीक है। सिग्नल को रिसीव करते हैं और लेकर आते हैं वो सेल बॉडी तक। अब सेल बॉडी में जब सिग्नल आ जाती है तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी सिग्नल की, उसकी जांच विचार की जाएगी कि इस सिग्नल का क्या करना है, ठीक है। प्रोसेसिंग होगी आपकी सेल बॉडी में। सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस भी आपका प्रेजेंट होता है, इसको हम बोल रहे हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी में प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या करना है, सिग्नल को आगे पहुंचाना है, मतलब दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना है या फिर बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचाना है। तो अब सिग्नल जो है यहाँ से आपकी आती है एक्सॉन में। ये जो आपका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सॉन। एक्सॉन में आता है आपका सिग्नल। इसमें जो सिग्नल है ना आपका, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रैवल करता है। यहाँ पर आपका केमिकल फॉर्म में आपका रिसीव होता है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल ट्रैवल करता है और एक्सॉन में आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेल से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलते हैं स्क्वान शेल्स। स्क्वान शेल्स बोलते हैं। प्लस स्क्वान सेल्स के ऊपर, मतलब एक्सॉन के ऊपर आपकी एक शीट लगी होती है, उस शीट को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ हम इसको बोलते हैं। ये माइलिन शीथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये जो नर्व इंपल्स की जो ट्रांसमिशन हो रही है ना अलोंग द एक्सॉन, इसको स्पीड अप कर देती है, मतलब कि जल्दी इनकी स्पीड को बढ़ा देती है माइलिन शीथ। प्लस ये जो स्क्वान सेल्स है, मतलब ये जो सेल्स है ना, इनके बीच में गैप्स प्रेजेंट होती हैं। इन गैप्स को हम बोलते हैं, इन गैप्स को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ
रैनवियर। स्कॉन शेल्स हैं, माइलिन की शीट है और इनमें कुछ गैप्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। आपका इंपल्स ऐसे कूद कूद कर जंप कर करके आपका ट्रैवल कर लेता है। अब ये एक्सॉन था, एक्सॉन जो है आकर आपका एंड हो जाता है और यहाँ पर ऐसे शूज जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेट कर रहा है आपका। अब इम्पल्स यहाँ पर आपका प्रेजेंट आपका आकर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब इसको जाना है आपके दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन में जाना है। अब इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होती है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स, उनको हम बोलते हैं सिनेप्स। अब यहाँ पर जो आपका नर्व इंपल्स था वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया, प्लस एक्सॉन पर आकर वो दोबारा आपका केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और आपने नाम सुना होगा किसका, न्यूरोट्रांसमीटर्स का। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के इस फॉर्म में आपका इंपल्स जो है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जाता है। टर्मिनल पर आया, टर्मिनल पर आकर इकट्ठा हुआ, फिर वो सिनेप्स को जंप करके दूसरे न्यूरॉन सेल में आपका जाता है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, न्यूरॉन सेल या फिर कह सकते हैं नर्व सेल का। अब इसके पार्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है आपका सेल बॉडी या साइटोन। सेल बॉडी इज आल्सो नोन एज द सोमा या फिर सेंट्रल पार्ट, जो कि आपका रिस्पांसिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन की ओवरऑल एक्टिविटी को ये कंट्रोल कर रहा है, प्लस उसकी हेल्थ को मेंटेन कर रहा है। इसको हम पेरिकैरियन भी बोलते हैं। प्लस ये आपकी सारी एक्टिविटीज को आपको कह सकते हैं कंट्रोल करता है और प्रोसेस कर रहा है किसको, सिग्नल्स को। सिग्नल्स लेकर आने डेंड्राइट, उनको ये प्रोसेस करता है, मेंटेन करता है हेल्थ को। और इनके पास सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रोजोम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, नर्व सेल्स के पास सारे ही सेंट्रल कह सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रोजोम। क्यों नहीं सेंट्रोजोम प्रेजेंट है, क्योंकि सेंट्रोजोम जो है वो क्या कराता है, सेल डिवीजन कराता है और नर्व सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, इसीलिए इनके पास सेंट्रोजोम जो है नहीं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सॉन। एक्सॉन मैंने आपको बताया एक लॉन्ग थिन एक्सटेंशन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन सेल का, जो कि नर्व इंपल्सेस को सेल बॉडी से आगे लेके जा रहा है। एक ही सिंगल ब्रांच होती है। इसके पास एक्सोप्लाज्म होता है, एक फ्लूइड होती है जिसको जो एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ये नर्व इंपल्सेस को आपका ट्रांसफर कराता है। इट इज सराउंडेड बाय एक्सोलेमा। Many axons are covered by a myelin sheath, a fatty insulating layer that protects the axon and speeds up the impulse transmission. Impulsive transmission मतलब impulse की जो ट्रांसमिशन है उसको क्या करता है, ये स्पीड अप कर देता है। माइलिन शीट जो है आपकी कंटिन्यूअस नहीं होती है, उसमें गैप्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं, जो कि नर्व इंपल्स को जंप करने में एक नोड से आगे नोड में दिखा रहा है, जंप करते करते वो आगे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, नर्व इंपल्सेस का ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपका जो नर्व इंपल्स है वो एक्सॉन में कैसे ट्रांसफर होता है। वो आपका न्यूरॉन में, मैंने बताया जो न्यूरॉन है उसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, और जब सिनेप्स मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप आती है वहां पर जब जाता है तो वो केमिकल फॉर्म में चला जाता है। अब वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैसे ट्रैवल करता है मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, ये तुम्हारी बुक में बहुत अच्छा सा डायग्राम दे रखा है। देखो ये है आपकी क्या, ये एक्सॉन की ट्यूब है, ये एक्सॉन की ट्यूब है। देखो बाहर है आपका पॉजिटिव चार्ज, अंदर है आपका नेगेटिव चार्ज। ये बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस स्टेज में हम न्यूरॉन को या फिर एक्सॉन को कह रहे हैं कि वो रेस्टिंग स्टेट में, मतलब आराम कर रहा है, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है, यहाँ पर आया आपका सिग्नल। जब सिग्नल आता है तो ये क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, मतलब सो रहा था जग गया एकदम से, ऐसे एक्साइटेड हो गया। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज बाहर, पॉजिटिव चार्ज अंदर। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव बाहर था, नेगेटिव अंदर था। उसका ठीक ऑपोजिट यहाँ पर हो जाएगा, नेगेटिव बाहर और पॉजिटिव अंदर। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। और इस पूरे फेज को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन या फिर एक्साइटेड स्टेट। मतलब क्या हुआ, सिग्नल आया तो क्या हुआ, आपके घर कोई मेहमान आया तो आप क्या हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, अरे अब तो पैसे मिलेंगे, अब तो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। वही हाल होता है आपका एक्सॉन का। ये पहला वाला जो स्टेट था इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड या फिर रेस्टिंग, ठीक है, ठीक है। मेहमान आए, होली में मेहमान आते हैं, मेहमान आए, ये इंसान एक्साइटेड हो गया, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया। अब फिर क्या होता है, फिर मेहमान अपने दूसरे घर में चले गए, नेक्स्ट वाले घर में आ गए, मतलब उसी एग्जॉन में आगे आ गए। तो ये जो पहला वाला स्टेज था ना, मतलब आप जो अब वापस से आप कहोगे चलो आराम करते हैं, फिर से बोरिंग हो गया, आराम करते हैं, फिर से पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज अंदर आ जाएगा। इस स्टेज को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन या फिर रिकवरी।
रिपोलराइज्ड या फिर रिकवरी। ऐसे करते करते आपका जो इम्पल्स है या फिर सिग्नल जो है वो आगे 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 बढ़ता जाता है, और जो वापस जो रीजन आपका एक्साइटेड होता है वो वापस जैसा था वैसा वैसा हो जाता है। उसको हम बोलते हैं रिपोलराइज्ड या फिर रिकवरी रीजन। तो इन 3 स्टेजेस में आपका जो है नर्व इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होता है। देखो, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ डिपोलराइजेशन फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन। उसी इवेंट को मैंने इस नोट्स में आपका समराइज किया हुआ है। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, अब तुम्हें बताती हूँ मैं सिनेप्स। ये देखो, 2 न्यूरॉन्स की एंडिंग है, ये भी आपका नर्व सेल है, ये भी आपका नर्व सेल है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपका जो इम्पल्स था या सिग्नल था वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में, मतलब यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आपका आ रहा था। इलेक्ट्रिकल ये जो चार्जेस होते हैं इसके फॉर्म में आ रहा था। जब वो एंडिंग पर आता है ना, यहाँ पर एंडिंग पर, एक्सॉन टर्मिनल पर, तो फिर ये दोबारा से केमिकल फॉर्म में ट्रैवल करता है, केमिकल मैसेंजर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिटर्स। मतलब जब वो सिनेप्स पर आता है तो वो न्यूरो ट्रांसमिटर मतलब केमिकल मैसेंजर्स, एसिटाइल कोलाइन जो आपने फेमस सा एग्जांपल सुना, वो उसके फॉर्म में फिर वो ट्रैवल करता है। और ये जो गैप होती है ना 2 न्यूरॉन्स के बीच में, जो गैप होती है इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। सिन का मतलब होता है टुगेदर, एप्स का मतलब होता है गैप या फिर विंडो। तो 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस है या जो विंडो है, जो गैप है, उसको हम बोल रहे हैं सिनेप्स। ठीक है, synapse is the junction between two neurons where the impulse is transmitted from one neuron to another through the chemical messengers. At a synapse, the nerve impulse jumps into the next neuron. अब यहाँ तक आपका नर्व इम्पल्स आया, अब इसको जाना है दूसरे न्यूरॉन सेल में जाना है उसको, तो वो जाता है आपका केमिकल मैसेंजर्स के साथ, केमिकल मैसेंजर्स के फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए सिनेप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है इसका डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये सिनेप्स है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। आपके 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। पहले होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जिनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, इम्पल्सेस जो है सेंस ऑर्गन से, मतलब जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके, सेंस करते हैं और उसको पहुंचाते हैं कहां तक, ब्रेन तक। ठीक है, उस ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। इन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि सेंस कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं आपके कहां तक, ब्रेन तक। अब ब्रेन क्या करेगा, आपका ब्रेन जो है इम्पल्स को प्रोसेस, आपके इम्पल्स को प्रोसेस करेगा और आपको कहेगा कि रिएक्शन दो, या फिर कह सकते हैं क्या दो, रिस्पॉन्स दो। ठीक है, तो रिस्पॉन्स जो आपका न्यूरॉन्स लेकर आते हैं उनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। इतना सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटेड, मतलब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हर जगह ये आपके न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं। ये आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा सेंसरी और मोटर, उनके बीच में जो ब्रांचिंग लेकर आते हैं उनको हम बोलते हैं आपका एसोसिएटेड या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोसेस करने में, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये है आपके 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे सबसे बड़े हेड ऑफ द फैमिली, हमारे ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन जो आपका होता है सबसे एडवांस है। हम लोग परफेक्ट है, वी ऑल आर व्हाट, परफेक्ट। परफेक्ट क्यों है, क्योंकि हमारा दिमाग परफेक्ट है। वरना अगर दिमाग तेज ना हो, सोच विचार ना हो, तो हम भी क्या हो जाएंगे, एक एनिमल के बराबर है, बाकी एनिमल्स की तरह है। बट वी आर स्मार्टेस्ट, वी आर दी मोस्ट एडवांस। वाई? बिकॉज आवर ब्रेन इज द मोस्ट एडवांस्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। बिकॉज हमारे पास एक अच्छा सा तेज सा दिमाग है। ब्रेन जो है आपका काफी डेलिकेट ऑर्गन होता है, इसीलिए ये जो आपका ये खोपड़ी है ना, ये जो कैविटी है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रेनियम कैविटी या फिर ब्रेन बॉक्स। ये आपका ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम कैविटी के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। आपकी बॉडी का 1.35 kg जो वेट है वो कौन ले रहा है, ब्रेन ले रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अपनी वेट आप कर रहे हो ना और परेशान हो रहे हो कि बॉडी वेट बढ़ गया, तो सोचना कि भाई 1.5 किलो का तो दिमाग ही है मेरे पास। ठीक है, तो हम ह्यूमन बींग्स के पास जो हमारा ब्रेन है वो ऑलमोस्ट 1.35 kg का होता है। और आपकी बॉडी का 2% वेट, 2% वेट ऑफ योर बॉडी इज ऑक्यूपाइड बाय व्हाट, बाय योर ब्रेन। ठीक है, जरूरी भी है। ठीक है, प्लस 80% वाटर एंड कंज्यूम्स मोर देन 25% ऑफ द ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं ना, उसका 25% यूजेज कौन कर रहा है पता है, ब्रेन कर रहा है आपका। इसीलिए जब दिमाग खराब हो जाए ना तो बाहर निकल जाना चाहिए, थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लेना चाहिए, थोड़ा सा खुली हवा में सांस ले लेनी चाहिए, तो आपका दिमाग भी खुल जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो ब्रेन है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, काफी डेलिकेट है, तो इसको चाहिए एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ व्हाट, प्रोटेक्शन। तो द 3 layers which protect the brain are summarized or included in what, meninges। अब meninges आपकी 3 लेयर्स की मिलकर बनी हुई है। पहला है ड्यूरा मैटर, दूसरा है एरेक्नॉइड, तीसरा है पिया मैटर। तो meninges को आप याद कर सकते हो DAP,
ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर। ड्यूरा मैटर जो है आपका सबसे बाहर वाला है, तो क्या होगा, सबसे टफेस्ट होता है। यहाँ पर देखते हैं इसमें, ये देखो, ये है आपका ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाला, ये वाला। दूसरा है आपका एरेक्नॉइड, और तीसरा है आपका पिया मैटर, जो कि ब्रेन से सबसे क्लोजेस्ट है। ब्लड, ब्रेन की जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उससे डायरेक्ट टच में है आपका पिया। ठीक है, डीएपी से याद करना, डीएपी आपका मेनिंजेस को बोल रहे हैं। ये आपका ड्यूरा मैटर जो है आउटर मोस्ट और टफेस्ट है। फाइब्रस मेम्ब्रेन्स है इसमें। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच लेयर ऑफ द ब्रेन हैज फाइब्रस मेम्ब्रेन्स, तो लगा देना ड्यूरा मैटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एरेक्नॉइड, ये आपका थिन और डेलिकेट होता है, पतला होता है आपका, और ये कह सकते हैं कुशन की तरह। कुशन पता ना आपको क्या होता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी सा, वैसा सा स्ट्रक्चर होता है। फिर पिया मैटर जो है ये आपका ब्लड से रिचली सप्लाइड होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लड से कौन सी आपकी ब्रेन की लेयर है जो कि ब्लड से सप्लाइड होती है, वो होती है आपकी पिया मैटर। अब इन तीन लेयर्स के बीच में क्या है, आपकी एक फ्लूइड प्रेजेंट है। ये फ्लूइड जो है ये आपको ब्रेन को ना शॉक से बचाती है, मतलब आपकी दिमाग को झटका ना लगे, आप परेशान मत हो, उससे आपको प्रोटेक्ट कर रही है एक फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। जैसे बीएसएफ के जवान होते हैं ना, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपके देश को झटका ना लगे, वैसे ही हमारी ब्रेन में है सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि आपकी ब्रेन को शॉक से प्रेजेंट करती है। एक क्वेश्चन लाइक आपकी लेयर होती है, वाटरी फ्लूइड होती है, जो कि आपके ब्रेन को शॉक से प्रिवेंट कर रही है, बचा रही है आपको। ठीक है, ये है आपका ब्रेन की मेनिंजेस का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट आते हैं ब्रेन। ये देखो, ब्रेन का स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे। ये है स्कल, जो आउटर आपका ये स्कल है। ठीक है, अब ब्रेन जो है आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये आपका फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो आपका हो जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखो, मेजर पोर्शन आपका सेरिब्रम जो है वो ऑक्यूपाई करके रखता है। ठीक है, ये आपकी लेयर्स हैं, पिया मेडल, रेक्नॉइड एंड डिया मेडल, जिसके बारे में हमने पढ़ा। प्लस सेरिब्रम के अंदर क्या है, ऐसी ऐसी फोल्डिंग्स दिख रही है आपको, वेट, ये फोल्डिंग्स दिख रही हैं, इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं गायरी। इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्या, गायरी, GYRI। ऐसे ही जायर्स आपके समंदर में भी उठते हैं, ऐसे ऐसे वाले, वैसे ही आपकी गायरी यहाँ पे आपके ब्रेन में प्रेजेंट है। प्लस जो इनमें ग्रूव्स बन रहे हैं ना, उन ग्रूव्स को हम कहते हैं सल्की। ग्रूव्स को हम कहते हैं सल्की। ये बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका प्रेजेंट है क्या, ये देखो, यहाँ पर प्रेजेंट है आपका हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस आपको पता है, बेसिक सी बात है, किससे कनेक्टेड होता है आपका, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से। मैं आपको बता दूं एक बात की, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, दो इट इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, बट वो ब्रेन के साथ उसको हम नहीं पढ़ते हैं, ब्रेन का पार्ट हम उसको नहीं मानते हैं, वो एक आपका क्या है, ग्लैंड है। ठीक है, फिर आता है आपका पॉन्स, दिस इज द पॉन्स। ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, ये आपके ब्रेन को कनेक्ट करती है थ्रू टू स्पाइनल कॉर्ड। देखो, यहाँ पर प्रेजेंट है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा, और यहाँ पर प्रेजेंट है पॉन्स। पॉन्स के नीचे आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये कनेक्ट कर रहा है आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो अगर पूछे क्वेश्चन की विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो सीधा लगा के आ जाना मेडुला ऑब्लोंगेटा। और हमारे पीछे की तरफ ब्रेन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम को मेनली हमको पढ़ना है, तो आइए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स के बारे में बताऊंगी, डायंसेफेलॉन के बारे में भी बताऊंगी, बट सबसे पहले जो हमारा मास्टर का भी मास्टर है, मतलब ब्रेन में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो सीट आपका लेकर बैठा हुआ है, वो है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी, मतलब आपने देखा ना कि मोस्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी जो है वो आपका ऑक्यूपाई कर रहा है सेरिब्रम, क्योंकि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो यही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ये जैसे हमने हर ऑर्गन में पढ़ रखा है, किडनी में पढ़ रखा, मतलब नेफ्रॉन्स में पढ़ रखा है, हर जगह क्या है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, वैसे ही यहाँ पर भी आ गया है आपका आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स को हम कह रहे हैं ग्रे मैटर, और इनर मेड्यूला को हम कहते हैं क्या, व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर में मैंने दिखाया आपको, क्या थी आपकी, हाँ, सल्साई और जाइडी दिखाई थी ना, मतलब फोल्ड्स और ग्रूव्स दिखाई थी। वो बेसिकली किस लिए है, कहीं भी ये अगर प्रेजेंट है तो दे आर देयर टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। अब देखो, मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूँ कि क्यों सेरिब्रम जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले कर रहा है, सबसे ज्यादा आपको स्मार्ट क्यों बना रहा है। अगर आपका सेरिब्रम ठीक है तो आप मतलब सबसे इंटेलिजेंट हो। तो ये आपके क्या है, यहाँ पर आपकी कॉन्वोल्यूशंस, मतलब ऐसी फोल्डिंग्स प्रेजेंट है। ये फोल्डिंग्स क्या करेंगी, आपकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो आपकी ज्यादा न्यूरॉन्स वहां पर आ सकते हैं। ज्यादा न्यूरॉन्स आएंगे तो मतलब कि ज्यादा इंटेलिजेंस, ज्यादा आप स्मार्ट हो सकते हो। पता नहीं ऐसा सच में होता है कि नहीं, बट दिस इज हाउ इट हैज बीन रिटन, कि अगर आपकी फोल्डिंग ज्यादा है तो मतलब ज्यादा न्यूरॉन्स है, मतलब कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मतलब आइंस्टाइन की बहुत ज्यादा फोल्डिंग्स थी, बहुत फोल्डिंग से ही बना हुआ था उनका ब्रेन। ठीक है,
जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं उसमें एक्सॉन्स और नर्व फाइबर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। कॉर्पस कैलोजम इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स बोथ दी हेमिस्फीयर्स, मतलब कि आपका कॉर्टेक्स मतलब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, कॉर्पस कैलोजम अगर डायग्राम लेवल करने को आए तो प्लीज आप अच्छे से लेवल कर लेना। ठीक है, अब जो आपका हाईली डेवलप्ड कॉर्टेक्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि उसमें अगर ज्यादा फोल्डिंग्स हैं आपकी तो वो आपको ज्यादा इंटेलिजेंट बना रहा है। तो हाईली डेवलप्ड जो आपका कॉर्टेक्स है वो आपको इनेबल करता है कि आप सही से सोच पाओ, सही से रीजनिंग कर पाओ, मतलब आप जितनी स्मार्टनेस आपके अंदर है ना, दिमाग से, नॉट योर फिजिकल अपीयरेंस, दिमाग से आप जितने स्मार्ट हो ना, दैट इज बिकॉज ऑफ योर सेरिब्रम। ठीक है, और सेरिब्रम में भी आपका जो कॉर्टेक्स है मतलब जो ग्रे मैटर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम इंटेलिजेंस सीट बोलते हैं। इंटेलिजेंस सीट ऑफ योर बॉडी इज योर सेरिब्रम। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेरिब्रम आपका सबसे इंपॉर्टेंट था, उसके बाद आपका जो छोटा दिमाग होता है वो होता है सेरिब्रम, पीछे की तरफ आपका प्रेजेंट है। ये आपका थोड़ा कम एरिया ऑक्यूपाई करता है, इसमें आपके कम कॉन्वोल्यूशंस होते हैं बट फरोज बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये आपकी बॉडी की बैलेंस और पोस्चर, मतलब देखो क्या होता है कि मैं अभी सही से खड़ी हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट खड़ी हो पा रही हूँ, तुमको देख पा रही हूँ, तुमसे बातें कर पा रही हूँ, मतलब मेरी बॉडी अलाइंड है, पोस्चर मेंटेन्ड है। That is because my cerebellum is functioning properly. That is because my cerebellum is functioning properly. The main function of the cerebellum is to maintain balance of the body and coordinate your muscular activity. So the people who consume alcohol, if people start drinking, so the main organ which gets affected, the main part of the brain which gets affected is their cerebellum. उनका cerebellum काम करना उस समय अच्छे से बंद कर देता है, इसीलिए वो लड़खड़ाने लग जाते हैं। Alcohol affects your cerebellum. The impulse for performing a muscular act originates, for example, अगर मुझे कुछ काम करना है, मुझे चलकर दिखाना है, चलना है, तो ब्रेन में सेरिब्रम के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, बट सेरिब्रम ऑन द स्पॉट इन्फॉर्मेशन देगा किसको? आपके, किसको देगा? सेरिबलम को देगा कि भाई तू कर दे, तू चल अब इसका काम करा दे, कि इनका पोस्चर जो है, इनका बैलेंस जो है उसको मेंटेन करा दे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन उठेगी आपकी सेरिब्रम से बट काम करेगा आपका सेरिबलम। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ योर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर मसल्स टू मेक यू मूव हैपेंस इन दी सेरिबलम। ठीक है, ये है आपका सेरिबलम का फंक्शन, ये है आपकी सेरिबलम, यहाँ पे सेरिबलम आपका पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। आपने ध्यान दिया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर कुछ लोग होते हैं, मतलब मेजर पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम होती है कि व्हेन दे आर ड्राइविंग और व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन अ कार और अ बस, उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उनका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना वो सही से डेवलप नहीं है। ह्यूमन बींग्स में, अडल्ट में भी होता है, प्लस बच्चों में, मतलब छोटे कह सकते हैं इन्फेंट्स में तो काफी कॉमनली देखने को मिलता है कि जैसे वो दूध पीते हैं या फिर खाना खाते हैं तो उनको काफी जल्दी वॉमिटिंग आ जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द पार्ट विच कनेक्ट्स योर ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आप प्लीज इसको मार्क कर लेना। ये जरूर आता है कि कनेक्टिंग ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है, प्लस आपकी वाइटल कंट्रोल सेंटर है फॉर मेनी इनवॉलेंटरी, वॉमिटिंग हो गया, आपकी ब्रीदिंग हो गई, हार्ट बीट हो गई, इन सारे ही एक्शंस को, जो इनवॉलेंटरी एक्शंस है आपकी बॉडी की, उनको कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रीदिंग, वॉमिटिंग, हार्ट रेट, स्वेलिंग एंड कफिंग एंड स्नीजिंग। बेसिकली वॉमिटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है ये, तो प्लीज इसको आप जानकर रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, देखो ब्रेन में आपकी फोरब्रेन हमने पढ़ लिया, डाइंसेफेलॉन के बारे में पढ़ते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में, और पॉन्स रह गया, सेरिबेलम हमने पढ़ लिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा हमने पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ते हैं डाइंसेफेलॉन। डाइंसेफेलॉन में आपका आता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम होता है कि पेन और प्रेशर इंपल्सेस जो होती हैं आपकी, उनको शांत कराता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं दर्द हो रहा है तो आपका जो सेरिब्रम है सीधा डायरेक्शन देगा किसको? थैलेमस को। थैलेमस को कहेगा बेटा शांत करा दो दर्द को, दर्द और प्रेशर को आप कंट्रोल करा दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपको हाइपोथैलेमस। आपको पता है हाइपोथैलेमस आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, प्लस आपकी बॉडी टेम्परेचर को भी यही कंट्रोल करता है। मतलब ब्रेन जो है बेसिकली इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों अपने सहकर्मियों का यूज करके आपकी बॉडी में ये चेंजेस कराता है। नेक्स्ट है पॉन्स। इनका बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं डिफाइंड है, बट ये आपकी इंपल्सेस कह सकते हैं, एक आपके ब्रेन की जो हेमिस्फीयर मैंने बताई ना, एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर तक इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल कराती है, और मैंने दिखाया था जस्ट अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा ये आपका प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अनदर मेजर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की एक बहुत अच्छी सी इमेज है, ये देखो, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, काफी सुंदर ब्यूटीफुल सी इमेज है। देख रहे हो ब्रेन के बाद ये आपका यहाँ पर क्या था? मेडुला ऑब्लोंगेटा था, वो ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड से। ये सारे आपके नर्व्स हैं, नर्व रिब के जो पीछे की तरफ आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है,
Spinal cord is a long, thin, tube-like structure which extends from the medulla oblongata to the lumbar region of the vertebral column. It is also covered by three. ब्रेन जैसे कवर्ड है आपकी 3 लेयर्स से, मेनिंजस से, वैसे ही ये भी आपका कवर्ड है 3 लेयर्स से, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड एंड पिया मैटर. सेंटर में आपका एक कह सकते हैं हॉलो आपका पोर्शन प्रेजेंट होता है. ये देखो, देख रहे हो एच शेप्ड आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बनकर आ रहा है. ये है आपका व्हाइट मैटर, ठीक है, ये है आपका ग्रे मैटर, बीच में एच शेप्ड स्ट्रक्चर आता है, इसको भी हम कॉर्पस कैलोजम ही शायद बोलते हैं. ये आपका ग्रे मैटर है. यहाँ पर भी मतलब आपके दो हेमिस्फीयर्स यहाँ पर भी आपके सेपरेटेड होते हैं. इन द सेंटर देयर इज अ सेंट्रल कैनाल. ग्रे मैटर फॉर्म्स द सेंट्रल पोर्शन एंड रिजेंबल्स द अल्फाबेट एच. एच जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा था. अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? जो भी आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शंस होनी है, रिफ्लेक्स मतलब कि ऑल ऑफ अ सडन हो रहा है, जो सडन एक्शंस होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है. Reflexes below the neck conduct sensory impulses from the skin and muscles to the brain. Conducts motor responses. मोटर रिस्पॉन्स भी मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है. ये सारी एक्टिविटीज मतलब बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है स्पाइनल कॉर्ड. नाउ व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पहले पढ़ ले, ठीक है. उसके बाद मैं आऊंगी रिफ्लेक्स एक्शन पे. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है उसकी पूरी फ्लो चार्ट भी मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका जो लैटरल या साइड पार्ट जो होता है वो होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये बेसिकली नर्व्स का मिलकर बना होता है. मैं दिखाती हूँ. हाँ, ये देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इसमें आपके दो सेट्स ऑफ नर्व्स होते हैं. क्रेनियल नर्व्स जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, ब्रेन वाले नर्व्स को हम बोल रहे हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स अराइज हो रही हैं या वहां पर जो प्रेजेंट है उनको हम बोल रहे हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है. क्रेनियल नर्व्स जो है आपके ब्रेन से अराइज वो 12 पेयर्स होती हैं. 12 ये होती हैं और ये आपके कुछ 31 होते हैं शायद. 12 pairs of sum of which are sensory like the, ये आपके 31 होते हैं, ठीक है. स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं 31 होते हैं. दोनों मिला के आपकी बॉडी में 43 पेयर्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स सेंसरी होती हैं इसमें से कुछ, और कुछ आपकी क्या होंगी, मोटर न्यूरॉन्स हो जाएंगी. यही नर्व्स जो है इन्फॉर्मेशन को पूरा ट्रैवल करा रही हैं. नेक्स्ट आते हैं आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे. इसमें ये जो आपकी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, इनवॉलेंटरी जो एक्शंस हो रही हैं, जो इनवॉलेंटरी एक्शंस हो रही है बॉडी की, उनको ये कंट्रोल कराता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. क्या क्या होते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक? जो आपके वायलेंट एक्शंस हो रहे हैं, जो आपकी बॉडी आपको वायलेंट या फिर कह सकते हैं अब नॉर्मल सिचुएशंस के लिए जो आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही है, या फिर जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो, वो आपके कंट्रोल होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से. अब जब वायलेंट एक्टिविटी हो गई, उसके बाद जो आपकी एक्टिविटीज जो हो रही है बॉडी में, जो आपकी बॉडी को काम डाउन करा रही है, मतलब शांत करा रही है, इसके बदले में वो एक्टिविटीज कराता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है. दिखाती हूँ मैं इसका चार्ट. ये देखो, सिंपैथेटिक फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी उस टाइम पे जब अब नॉर्मल सिचुएशन हो रही है, जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस समय आपका एक बहुत अच्छा सा कह सकते हैं खतरनाक सा हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन. एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है. इस टाइम पर आपकी हार्ट बीट बढ़ जा रही है. जब आपको गुस्सा आता है तो आपने देखा आपकी हार्ट बीट बढ़ जा रही है. आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करिए, मतलब ब्लड फ्लो बढ़ गया है. लंग्स जो है डायलेट करने लग गए हैं, आंखें बड़ी होने लग गई हैं. ये सारी हरकतें होती हैं, मतलब अब नॉर्मल हरकतें हो रही हैं. ये आपका हो रहा है बिकॉज ऑफ दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है. अब ये सारी हो गई, तो फिर जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तो आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है. आपकी आंखें नॉर्मल हो जाएंगी. मतलब जो भी चीजें ऊट पटांग हुई थी ना, उल्टी हुई थी ना, वो सारी काम डाउन हो जाती हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. एड्रेनलिन का लेवल जो है वो अब लो आ गया है, नॉर्मल आ गया है, और बॉडी जो है काम डाउन वाली स्टेट में चली गई है. उस वो हो रहा है, आप उसको हम बोलते हैं काम डाउन स्टेट. दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है. तो ऑटोनॉमिक मतलब ये दोनों ही आपकी कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंटरी एक्शंस आपसे हो रही हैं, बट यू कैन कंट्रोल ऑल दीज एक्टिविटीज बाय डूइंग व्हाट, मेडिटेशन, ठीक है. अब मैंने बताया, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली इसको कंट्रोल करता है. इसमें आपका ब्रेन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एक स्पॉन्टेनियस या सडन चेंज आपके विल के बिना, मतलब आप उसको चाहते नहीं हो बट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपको छींक आती है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, आपका एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन हो गया. मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. The route through which impulses travel to the spinal cord and you give a reaction is known as what? Reflex arc. ये देखो, एक सेकंड में दिखाती हूँ. ये देखो, स्टिमुलस है, स्टिमुलस आपको गया रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर से अब आपका इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक. कौन? सेंसरी न्यूरॉन.
अब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचा, ये क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे किसको, इफेक्टर को, और इफेक्टर जो है क्या प्रोड्यूस कर देगा, आपका रिस्पॉन्स। तो ये आपका फ्लो चार्ट है फॉर व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन। अगर रिफ्लेक्स एक्शन पे 2 मार्क्स, 1 मार्क्स किसी भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन आता है तो प्लीज ये फ्लो चार्ट बनाकर जरूर आना। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स आपकी आंसर्स में वैल्यू ऐड करते हैं, तो आई ट्राई टू इंक्लूड मोस्ट ऑफ देम इन योर नोट्स, तो आप भी प्लीज इसका इस्तेमाल करिएगा। ये देखो, ये डायग्राम है, हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच किया, तुरंत आपने हाथ हटा लिया, तो ये क्या हो रहा है, आपका इंपल्स जो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, आपका सेंसरी न्यूरॉन जो है इन्फॉर्मेशन लेकर गया ब्रेन तक, अब ब्रेन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपका एफेक्टर तक ले आएगा। ये आपके मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपके क्या है, एफेक्टर्स है, एफेक्टर्स है, एफेक्टर जो है आपका फिर रिस्पॉन्स देगा कि हाथ को हटा लो, हटा लिया हाथ को, ठीक है। ये आपका क्या चल रहा है, एक रिफ्लेक्स एक्शन चल रहा है। अब रिफ्लेक्सेस जो होते हैं आपकी दो टाइप के होते हैं, पहली होती है कंडीशनल रिफ्लेक्स और दूसरी होती है नेचुरल या फिर इनबॉर्न रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स वो जो कि आप लाइफ टाइम में सीखते हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखना सीखा, ठीक है, राइटिंग सीखा, तो अब पेन उठाते हो तो लिख लेते हो ना, किसी और को आके सिखाना तो नहीं पड़ता है। ये आपका एक तरह का क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्स है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये रिफ्लेक्स अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी 2-3 महीने नहीं की तो क्या होता है, आप इसको भूल जाते हो। These are acquired during the lifetime of an individual। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि किसी कंडीशन में ऐसी जरूरत पड़ी थी तो आपने सीखी थी, वो होता है आपका कंडीशनल रिफ्लेक्स, ठीक है। दे आर नॉट कांस्टेंट, इट इंक्लूड्स रिसेप्टर, सेंसरी नर्व्स, एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसमें पूरा दिमाग, जोर दिमाग सब कुछ लगाना पड़ रहा है, कि मसल्स सबको यूज करना पड़ रहा है। आवर हैबिट्स आर फॉर्म्ड बाय कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस एंड इंश्योर अडेप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमने लिखना सीखा भाई, क्योंकि एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए हमने लिखना सीख लिया, ये क्या है आपका कंडीशनल रिफ्लेक्स। अब कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनको हम लेकर सीख कर पैदा हुए रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ योर आई, और व्हाट, और वी कैन से स्नीजिंग। ये सब चीजें किसी ने सिखाई नहीं कि ऐसे छींको, पापा ने कभी सिखाया कि ऐसे छींको, छींकना तो नहीं सिखाया ना, आप सीख कर पैदा हो, छोटा सा बच्चा पैदा होता है उसको भी छींक आती है, वो भी आईज को ब्लिंक करता है, तो ये आपके क्या है, नेचुरल या फिर इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस in which no previous experience or learning is required, they are inborn, inherited from parents, example blinking, coughing, sneezing, salivation, swallowing, peristalsis, they provide functional efficiency। ये सारी जो चीजें हो रही है, ये आपको कह सकते हैं सर्वाइव करने में या फंक्शंस को, बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। आई होप द चैप्टर इज ओवर नाउ। या the chapter is over now, so we have successfully completed the chapter nervous system। I hope आपकी जो नर्वसनेस थी नर्वस सिस्टम को लेकर वो अब खत्म हो गई होगी, और बाकी आपको कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको लुक फॉरवर्ड करूंगी। और इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, प्लांट फिजियोलॉजी का, प्लीज मुझे बता देना, इसके बाद मैं उसी पर वीडियो लेकर आऊंगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।